जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। क्लास 11 हम कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जा करके जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है वहाँ से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दें, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ फ्रेंड, रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। ये तो हमने कुछ बातें कर ली अपनी सीरीज़ के बारे में। चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं क्या करने वाले। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, बट उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने बचत अर्थात सेविंग क्या होती है उसके बारे में जाना था, और उससे रिलेटेड ये देखिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको हमने दिए थे। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें हमने निवेश के 2 प्रकार की परिसंपत्तियाँ अर्थात असेस्ट को भी देखा था, जिसमें हमने पहला जो असिस्ट देखा था क्या था, भौतिक परिसंपत्तियाँ अर्थात फिजिकल असिस्ट। दूसरा जो प्रकार देखा था, वित्तीय परिसंपत्तियाँ अर्थात फाइनेंशियल असिस्ट। तो ये हमने 2 प्रकार के परिसंपत्तियाँ अर्थात असिस्ट देखे थे, किसके? निवेश के। विवेकपूर्ण निवेशों में अंतर्निहित सिद्धांत हमने देखे थे कि विवेकपूर्ण निवेश में अंतर्निहित सिद्धांत क्या है, जिसमें हमने पहला देखा था मूलधन राशि की सुरक्षा अर्थात सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा हमने देखा था प्रतिलाभ की तर्कसंगत दर अर्थात रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड देखा था तरलता अर्थात लिक्विडिटी। फोर्थ सिद्धांत हमने देखा था वैश्विक स्थितियों के प्रभाव की मान्यता अर्थात रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड कंडीशन। फिर पांचवा देखा था आसान पहुंच और सुविधा अर्थात इजी एसेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। सिक्स देखा था आवश्यक वस्तुओं पर निवेश अर्थात इन्वेस्टिंग इन नीडेड कॉमोडिटीज। और सातवां जो हमने देखा था, क्या देखा था? कर कुशलता अर्थात टैक्स इफिशियंसी के बारे में हमने पढ़ा था। एट्थ में निवेश उपरांत सेवा अर्थात आफ्टर इन्वेस्टमेंट सर्विस। नाइन्थ समयावधि अर्थात टाइम पीरियड। और लास्ट हमने जो देखा था क्षमता अर्थात कैपेसिटी। ये तो हमने देखे थे निवेश के कुछ सिद्धांत, और इन सभी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने साख पर चर्चा की थी कि साख क्या होता है अर्थात क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आप समझते हैं, किसी से बोरो करना, उधार लेना। जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट यानी कि साख कहते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी संस्था या फिर किसी न किसी व्यक्ति से क्रेडिट तो करता ही करता है, अपनी लाइफ में लेता ही लेता है। साख हमने समझा था, साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साख या क्रेडिट के फोर्स ही देखे थे, जिसमें हमने चरित्र यानी कि कैरेक्टर यानी कि जिससे हम साख लेते हैं, जिससे क्रेडिट उधार करते हैं, उसका चरित्र यानी उसकी कैपेसिटी, पूंजी कैपिटल, और संपार्श्विक यानी कि कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? किसी चीज़ को जब भी आप कोई चीज़ बोरो कर रहे हैं, और जैसे सपोज आपने किसी से 10,000 मनी ली, और उस मनी के बदले अगर व्यक्ति को ये जिससे आपने लिया उसको ये लगे कि आप इस मनी को वापस नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास कोई गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी है, आप अपनी जो है गिरवी के रूप में आप उसको रख दीजिए अपनी वस्तु को, और उससे मनी ले लीजिए। तो वही क्या होती है? हमारा गिरवी रखना अर्थात कोलेट्रल। तो इसके बारे में भी हमने समझा था। साथ ही साथ हमने साख प्रबंधन देखा था, और कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको हमने एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुए होंगे। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया। डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ईजिली वहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड है आपको, और वहाँ से देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
तो ये तो हमारा इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ था। ये वन लाइन डेफिनेशन जान लीजिए, जो वन लाइनर होती है। वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? अगर किसी ने आपसे पूछा कि वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं वित्तीय प्रबंधन का सामान्य अर्थ है वित्त के प्रबंध से। वित्तीय नियोजन क्या है? वित्तीय नियोजन के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि कोई परिवार कैसे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। धन आय क्या है? एक निश्चित समयावधि तक कार्य करने के पश्चात नगद धन के रूप में प्राप्त आय को धन आय अर्थात मौद्रिक आय कहा जाता है। वास्तविक आय बताइए, तो वास्तविक आय वह धन जो अतिरिक्त किसी सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में परिवार को एक निश्चित समयावधि के दौरान प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक आय कहते हैं। मानसिक आय से आप क्या समझते हैं? तो मानसिक आय वह संतुष्टि है जो वस्तुओं के मालिकाना हक और उपयोग से उत्पन्न होती है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? तो इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं, या किसी एक महीने या एक वर्ष के लिए किसी परिवार की आय और व्यय का विवरण है, यानी कि जितनी हमारी इनकम होती है और जितना हम खर्च करते हैं। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब स्पेंड, यानी कि जो हमने खर्च किया। तो ये आय और व्यय का जो विवरण देता है उसी को हम क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। बचत क्या है? तो बचत फ्रेंड्स, इसका अर्थ है अपने पैसों को भविष्य में उपयोग करने के लिए अलग रखना। जैसे हमने आपसे क्या किया, कहा था कि जब भी आप पेमेंट पाते हैं, आप जिस भी तरह से आपकी आय आपको मिलती है, तो उसमें क्या करना है, फिर अपने जो भी आपकी सपोज़ आपकी 50,000 सैलरी है, तो उसमें से आपको कोशिश करना चाहिए 40,000 आप अपने जो भी आपका है आप स्पेंड कीजिए, यानी कि व्यय कीजिए, बट 10% उसको जो क्या है उसको सेव कीजिए भविष्य के लिए। तो वही हमारा क्या है? बचत है। क्रेडिट से आप अर्थात साख से क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ वर्तमान में धन, माल या सेवाएं प्राप्त करना और भविष्य में उसके लिए भुगतान करना। वास्तव में यह एक स्थगित भुगतान की प्रक्रिया है। निवेश क्या है? अपनी मासिक आय से धन का एक अंश निकालकर आगे के उत्पादन के लिए उस धन का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। तो ये देख लीजिए वन लाइनर डेफिनेशन। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स ये वन लाइनर डेफिनेशन। हमें पूरी बुक समझा जाते हैं अगर आप समझने की कैपेसिटी आपकी अच्छी है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन 1 कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो बजट धन प्रबंधन के अंतर्गत प्रथम चरण है। ध्यान दीजिएगा, बजट जो है वो धन प्रबंधन के अंतर्गत यानी कि मनी मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रथम चरण है। तो उत्तर क्या है इसका? सत्य है या असत्य? जी हाँ, इसका उत्तर सत्य अर्थात दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड कहता है धन वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य करता है। जो हमारा धन होता है, जो हमारा मनी होती है, वो वस्तुओं के आदान प्रदान के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है कि असत्य? तो ये सत्य अर्थात ट्रू हो जाएगा कि धन वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 3 कहता है कारोबार तथा उपहार से प्राप्त लाभ आय के रूप है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे कारोबार अर्थात जो हमारे बिजनेस है और हमारे उपहार है, उनसे जो प्राप्त हमें लाभ मिलता है वो क्या है? आय, यानी कि इनकम के सोर्स है। तो क्या ये स्टेटमेंट भी ट्रू है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू अर्थात सत्य है। फोर्थ पॉइंट कहता है व्यक्ति को पहले लागत का आकलन करना चाहिए, तत्पश्चात बजट बनाते समय आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची बनानी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सत्य अर्थात ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कहता है आर्थिक संदर्भों में भौतिक परिसंपत्तियों में बचतें उत्पादक होती हैं। तो ये स्टेटमेंट सत्य है कि असत्य? तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सत्य ही होगा। सिक्स्थ कहता है कारोबार चक्र प्रवृत्ति सुरक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचार है। जो कारोबार का जो चक्र है वो प्रवृत्ति सुरक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचार है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट भी हमारा सत्य अर्थात ट्रू हो जाएगा। सेवंथ पॉइंट कहता है किसी निवेश पर विचार करने एवं निर्णय लेते समय समयावधि का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। यानी कि अगर कहीं आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश से विचार करने एवं निर्णय लेते समय आपको टाइम पीरियड का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो क्या ऐसा है? हमने पढ़ा था जी नहीं। हम जब भी कहीं निवेश कर रहे हैं तो उस पर विचार करते समय और निर्णय लेते समय हमें टाइम पीरियड का ध्यान रखना चाहिए, कितने समय के लिए हम यहाँ पे निवेश अर्थात इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू
स्टेटमेंट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य अर्थात फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रेडिट के 4C चरित्र क्षमता पूंजी एवं समपार्श्विक है। जो हमने क्रेडिट पढ़ा था ना उसके 4C चरित्र देखे थे, कौन तो बताइए कौन कौन से चरित्र था, क्षमता पूंजी एवं चरित्र 4C देखे, ध्यान क्रेडिट के 4C देखे थे क्या, चरित्र क्षमता पूंजी एवं समपार्श्विक। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमने इसको अभी जो है प्रीवियस में ही पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उद्यम की प्रकृति महत्वपूर्ण सुरक्षा विचार नहीं है। ध्यान दीजिए उद्यम की जो प्रकृति है महत्वपूर्ण सुरक्षा विचार नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। वित्त प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। किसी खर्चे का पूर्वानुमान तथा भविष्य के लिए वित्त के प्रयोग की योजना बनाना ही वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। दूसरे शब्दों में वित्त प्रबंधन का सामान्य अर्थ परिवार के संदर्भ में वित्त के प्रबंधन से है। वित्त एक परिवार के लिए उपलब्ध सभी प्रकार की आय है जिसमें वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभांश, बोनस, सेवानिवृत्ति लाभ और मौद्रिक प्राप्ति के अन्य सभी रूप शामिल है। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य परिवार को उपलब्ध संसाधनों, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इनको हमने बहुत ही डिटेल में प्रीवियस क्लास के माध्यम से पढ़ा है जब हम टॉपिक कवर कर रहे थे। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की आय की चर्चा कीजिए। तो आप कर सकते हैं कि आय को हमने 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से, वास्तविक आय, मौद्रिक आय और मानसिक आय। इन तीनों ही आय के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है प्रीवियस क्लास के माध्यम से। क्वेश्चन 4 कहता है बजट बनाने, ध्यान दीजिएगा, बजट बनाने में सम्मिलित चरण की चर्चा कीजिए कि बजट बनाने के लिए कौन से चरण हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस क्लास से बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आप अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट हम फिर भी आपसे यही कहेंगे कि इन क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास किया करिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ाया ही दिया गया है। अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखिए, ध्यान से क्लास देखिए तो ईजिली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन 5 वो कौन से नियंत्रण है जिनका उपयोग धन प्रबंधन में किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, फिर कौन से नियंत्रण है जिनका उपयोग धन प्रबंधन में किया जा सकता है, आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन 6 कहता है विवेकपूर्ण निवेशों के अंतर्निहित सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। जो विवेकपूर्ण निवेश होते हैं, अभी हम प्रीवियस क्लास में विवेकपूर्ण निवेश के बारे में हमने चर्चा की थी, तो बताइए विवेकपूर्ण निवेशों के अंतर्निहित सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं डिटेल में, बहुत डिटेल में हमने इनको पढ़ा हुआ है। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर थे एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, इनको स्टाफ मार्क कर लीजिए, ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ की तरफ और देखते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में कि एमसीक्यूज़ में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 1 कहता है पारिवारिक संसाधनों के तत्व क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पारिवारिक संसाधन है उसके तत्व क्या हैं। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो पारिवारिक संसाधनों के तत्व में हमारा ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य यानी कि ये सभी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है वास्तविक आय वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या है, यानी कि जो हम 3 प्रकार के हमने आय के बारे में पढ़ा था ना, अर्थात इनकम के बारे में, तो ये हमसे वही पूछा जो वास्तविक आय है वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या है। ऑप्शन ए प्रवाह, ऑप्शन बी परिवर्तित, ऑप्शन सी अस्थगित, ऑप्शन डी ये सभी। तो वास्तविक आय फ्रेंड्स वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या है, एक प्रवाह है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 3 कहता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय किस आय के भाग हैं। हमने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय के बारे में पढ़ा था, तो बताइए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय किस आय के भाग है। ऑप्शन ए मानसिक आय, ऑप्शन बी मौद्रिक आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी वास्तविक आय। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जो है फ्रेंड्स वास्तविक आय के पार्ट है। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 कहता है एक निश्चित समयावधि तक कार्य करने के पश्चात नगद धन के रूप में प्राप्त आय क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, एक निश्चित समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड तक कार्य करने के पश्चात नगद धन के रूप में प्राप्त आय क्या कहलाती है। ऑप्शन ए वास्तविक आय, ऑप्शन बी मौद्रिक आय, ऑप्शन सी मानसिक आय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक निश्चित समय अवधि तक कार्य करने के पश्चात जो नगद धन के रूप में हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, मौद्रिक आय कहलाता है। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर।
क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का विवरण क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का विवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बजट, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी व्यय। तो भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का विवरण क्या कहलाता है? वही हमारा बजट कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6 कहता है बजट निर्माण संबंधित प्रथम कार्य क्या है? ऑप्शन ए लागत का अनुमान लगाना, ऑप्शन बी योजना का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी कहता है संतुलित आय और व्यय, एक और ऑप्शन डी कहता है आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाना। तो बताइए बजट निर्माण संबंधित प्रथम कार्य क्या है? यानी कि जब भी हम बजट का निर्माण करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम कौन सा फॉलो करते हैं? यानी कि प्रथम कार्य क्या करते हैं? तो आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाना ही हमारा क्या है? फर्स्ट चरण है। आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। आय को किसमें बांटा जा सकता है? जो हमारा आय अर्थात हमारा इनकम होता है, तो आय को किसमें बांटा जा सकता है? ऑप्शन है सुनिश्चित आय, ऑप्शन बी संभावित आय, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आय को फ्रेंड्स हम सुनिश्चित आय एवं संभावित आय दोनों में बांट सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और बी दोनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 8 देखिए, अपनी आय का कुछ अंश बचाकर भविष्य के उपयोग के लिए रखना ही क्या कहलाता है? जो हमारी इनकम होती है उसका कुछ अंश बचा करके हम जब अपने भविष्य के लिए सेविंग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बचत, ऑप्शन बी खर्चा, ऑप्शन सी उधार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अपनी आय का कुछ अंश बचाकर भविष्य के उपयोग के लिए रखना ही क्या कहलाता है? हमारा बचत कहलाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है इस राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कहता है प्रतिभूतियों के मूल्य में प्रभावित हुए बिना नगद में परिवर्तित होने की क्षमता क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिभूतियों के मूल्य में प्रभावित हुए बिना नगद में परिवर्तन होने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी मूलधन, ऑप्शन सी तरलता, ऑप्शन डी ब्याज। तो ऑप्शन सी यानी हमारा तरलता अर्थात लिक्विडिटी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 10 कहता है साख या क्रेडिट के 4C कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, साख या क्रेडिट के 4C कौन से? ऑप्शन है चरित्र, ऑप्शन बी क्षमता, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र भी है, क्षमता भी है, पूंजी भी है, और एक हमारा जो चौथा था वो क्या था? कमेंट करके बताइए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये सभी तीनों तो हमारे हाई हाई हैं। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा एमसीक्यूज था। अति लघु उत्तरी देख लीजिए। वित्त में क्या शामिल है? तो वित्त में वेतन, मजदूरी, किराया, लाभांश, बोनस एवं सेवानिवृत्ति लाभ आदि शामिल होते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है वास्तविक आय कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट इनकम। को कमेंट करके बताइए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय के 2 उदाहरण। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 3 कहता है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा को ऐसी किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्यतया पर वस्तुओं के बदले स्वीकार्य होती है और जिसके संदर्भ में आय वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन 4 कहता है बजट क्या है? बजट भविष्य की योजनाओं में उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्वेश्चन 5 है धन प्रबंधन में नियंत्रण कितने प्रकार से होता है? तो फ्रेंड, धन प्रबंधन में नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। पहला है यह जांच करना कि योजना किस प्रकार से गति कर रहा है, यानी कि किस प्रकार से चल रही है, और दूसरा जो पॉइंट है योजना को समायोजित करना। तो ये हमारे जो 2 पॉइंट्स है क्या है? धन प्रबंधन में नियंत्रण के प्रकार हैं। क्वेश्चन 6 है निवेश से आप क्या समझते हैं, अर्थात निवेश का क्या तात्पर्य है? आप बता सकते हैं। अपनी जो मासिक आय से धन का एक अंश निकाल कर आगे के उत्पादन के लिए उस धन का उपयोग करना ही निवेश कहलाता है। क्वेश्चन 7 क्रेडिट का क्या उपयोग है? क्रेडिट का उपयोग, जो क्रेडिट अर्थात साख हमने पढ़ा था ना, तो क्रेडिट का क्या उपयोग है? क्रेडिट का उपयोग क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लघु उत्तरी क्वेश्चन देख लीजिए। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
बहुत डिटेल में मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन 2 कहता है पारिवारिक आय के रूपों को स्पष्ट कीजिए, ये हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन 3 मुद्रा के महत्व का समझाइए। क्वेश्चन 4 कहता है पारिवारिक बजट बनाने के क्या क्या लाभ हैं, आप लिख सकते हैं। बचत क्या होती है, बचत करने के उपाय बताइए। निवेश क्या है, देखिए वही क्वेश्चन है जो हमने अति लघुत्तरी में पढ़ा भी, और इनको वही डिटेल में थोड़ा सा लघुत्तरी में क्वेश्चन सेम ही है। निवेश, बचत, बजट वही सब कुछ सेम ही है। निवेश के 2 प्रकार बताइए, तो हमने लिखा है ना, भौतिक परिसंपत्तियां, वित्तीय परिसंपत्तियां, 2 प्रकार हमने पढ़े थे। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कहता है पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, वही जो जस्ट आपने पढ़ा था। क्वेश्चन 2 है बजट से आप क्या समझते हैं, बजट के विभिन्न चरणों की वर्णन कीजिए, आप कर सकते हैं। बजट के विभिन्न चरण ये देखिए, बजट निर्माण के चरण कितने तरह के हमने पढ़े थे, तो ये वही है जो प्रीवियस क्लास में हमने सब कुछ पढ़ रखा है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, क्वेश्चन आंसर से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। तो क्लास अगर समझ में आ रही हो तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स, और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हम हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जी हाँ, आपकी हर राय हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं तो भी, ना हो रहे हैं तो भी, जैसा भी है जो भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।